Thank you, sir. I now request our respected Admin Director, Mr. D.K. Tyagi, along with respected Coordinator of ICM, Dr. Anita Kaul, respected Principal of GIS Institute, Dr. Parveen Chaudhary, and respected Director of GRD Institute of Pharmacy, Dr. Arvind Negi, to kindly hold their respective places at the stage. I would now request respectable Principal of Pharmacy, Dr. Sanjay Singh, and respectable Principal of Nursing Department, Dr. Anil Purvia, to kindly join the stage along with our respectable Principal of Law Department, Dr. Sharafat Ali. Thank you, sir. Moving further, I would request our respected Admin Director, D.K. Tyagi, to present the token of welcome to our Honorable Vice Chancellor on the behalf of Siddhartha Group of Institutions. Thank you, sir. Light is a symbol of brightness in prosperity, as sunlight expels the might of darkness. Similarly, blessings bring in our life happiness and prosperity. To make this evening a blessed one, invoke Goddess Saraswati by kindling the light of knowledge and wisdom. For the seeking the choicest blessings for the same, I request all the dignitaries to kindly light up the lamp. Further, I would request our respected Principal of Law Department, Dr. Sharafat Ali, to initiate the interaction with our Honorable Vice Chancellor. Very good morning to all of you. It's my great pleasure to host this program with our esteemed guest, Honorable Professor Dr. Omkar Singh sir. I welcome all the dignitaries present over here, our Honorable Vice Chancellor Professor Dr. Omkar Singh sir, our Director Admin Shri D.K. Tyagi sir, Principal GIS Dr. Parveen Chaudhary sir, Director Pharmacy Institute GRD Dr. Arvind Negi sir,
and Dr. Anita Coleman वही कह रहा नहीं रुकना है। and Dr. Sanjay Singh. अरे गाँव में करता हूँ, सर गाँव में करता हूँ। Especially, I welcome the all three colleges student in our college campus. सबसे पहले मैं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे महाविद्यालय के इस प्रांगण को अपने चरणों से अभिभूत किया है। हमारे बच्चों की जो जिज्ञासाएं हैं विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासन से, उनको शांत करने के लिए, उनके साथ सीधे संवाद करने हेतु उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट, हमारी प्रार्थना स्वीकार की है। सर, मैं सिद्धार्था परिवार की तरफ से और इन तीनों महाविद्यालय की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। हमने इस कार्यक्रम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमारा स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस का है, जो सभी फैकल्टीज स्टूडेंट से मिलकर हम लोगों ने तैयार किया है, और दूसरा पार्ट डायरेक्ट या सीधे संवाद से होगा। जो बच्चे आपके मन में जो जिज्ञासाएं हैं, जो आप समस्याएं आप रोज डे बाय डे आप लोग देखते हैं, आप उनके लिए ऑनरेबल वाइस चांसलर सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। और सर ने जब से यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है वो इसी उसमें लगे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय की जो छवि है वो राज्य स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करे। तो मेरा सबसे पहला सवाल, एक निवेदन सर से है कि जैसा कि सर हमारे देश में नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है, तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आज के इस युवा वर्ग के लिए और स्पेशली जो हमारा सामाजिक अपलिफ्टमेंट है, अपलिफ्टमेंटल सोसाइटी और हायर एजुकेशन के लिए ये कैसे कारगर साबित हो सकती है? सभागार में उपस्थित सभी का अभिनंदन, और सिद्धार्थ परिवार की तरफ से मुझे यह अवसर उपलब्ध कराया गया, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये मेरा तीसरा कार्यक्रम है इस कड़ी में। मैं 2 कार्यक्रम पहले कर चुका हूं। तुलाज इंस्टीट्यूट में किया था, वहां पर भी 3 संस्थाओं के बच्चे आए थे। दूसरा मैंने आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हल्द्वानी में किया, वहाँ भी 3 इंस्टीट्यूशंस के बच्चे आए थे। यहाँ पर 4 संस्थाओं के स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स उपलब्ध हैं। आप सबको हार्दिक अभिनंदन। और जो आपका प्रश्न है, उस प्रश्न के आलोक में मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति में जो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन और जो सीमलेस इंटीग्रेशन की बात की गई है, उसको दृष्टिगत रखते हुए आपके विश्वविद्यालय ने विगत सत्र 22-23 से ही अपने सभी पाठ्यक्रमों को पूर्णतः परिमार्जित करते हुए उनमें जो भी हम इंटरडिसिप्लिनरी कंटेंट डाल सकते थे, जो हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज थे, उनके माध्यम से उनमें डालने के निर्देश दिए गए और काफ़ी हद तक उसमें परिमार्जन हुआ। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम बहुविधायी शिक्षा की बात कर रहे हैं, उससे आपका हॉरिजन है, जो आपकी जो दृष्टि है, उसमें बहुत इजाफा होता है, बहुत बढ़ोतरी होती है। लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष है कि हमने जो भी हमारी बोर्ड ऑफ स्टडीज थी, उनको सदैव इस बात के लिए आगाह किया कि आप मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने के चक्कर में कहीं ऐसा मत करिएगा कि उसका जो कोर है, जो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो पर्पस है, वो कहीं डिफीट नहीं हो जाना चाहिए। बच्चों को एडिशनल क्रेडिट्स अर्न करके उनके प्रोग्राम को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से आधारभूत ढांचा ऑर्डिनेंसेस के फॉर्म में दिया गया। उसके अनुरूप पाठ्यक्रम भी आए और पाठ्यचर्या भी विकसित हुई
अब तो आपके सारे पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और जल्दी आपको वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा कि मल्टीडिसिप्लिन जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति में जो फोकस है वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का है। अगर हम हायर एजुकेशन सेगमेंट की बात करें तो हायर एजुकेशन सेगमेंट में आज अगर आप एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा कोडिंग का काम करता है या कोई वेब डेवलपर है, वो जरूरी नहीं कि वो कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट हो। उसके अंदर एक बेसिक कॉम्पिटेंस और बेसिक उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने अंदर लर्निंग और रीलर्निंग, अनलर्निंग, ये तीनों चीजों का उसके अंदर एक समावेश होना चाहिए। वो एक बार कोई चीज सीखी, उसके बाद में कुछ परिस्थितियां बदलती हैं, तकनीकी का विकास होता है, उसके अनुरूप अपने को पुनः नई परिस्थिति में अपने को प्रोफेशनल के रूप में तैयार करें। तो आप देखते होंगे आपके चारों तरफ बहुत सारे ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जिनमें कि अगर आप स्टार्टअप की बात करें या आप किसी बड़े इंडस्ट्रियल सेगमेंट की भी बात करें तो जरूरी नहीं कि पिनाकल पे या टॉप पे जो आदमी बैठा है वो उसका स्पेशलिस्ट हो। उसके अंदर सारी क्षमताओं का एक सामंजस्य और एक बैलेंस बना हुआ है और इसके चलते वो आपको एक अच्छी गुणवत्ता का अभियंता हो सकता है, प्रौद्योगिकविद हो सकता है, प्रबंधक हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, शोधकर्ता हो सकता है। तो जो हमारा उच्च शिक्षा का तंत्र है, इसकी ये जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों के अंदर एक बेसिक कॉम्पिटेंस क्रिएट करें। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पूरे सिस्टम में आप यदि केजी से लेकर के आज तक की अपनी यात्रा देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि केजी में आपको पहले नंबर सिखाए गए, उसके बाद अल्फाबेट सिखाए गए, लेकिन अब आपको जो 12वीं तक की पढ़ाई हुई उसके बाद कोई नई चीज सिखाई नहीं जाती, सिर्फ उसी का प्रयोग बताया जाता है, उसी का एप्लीकेशन बताया जाता है। तो वो एप्लीकेशन आप फार्मेसी वाले फार्मेसी के डोमेन में करते हैं, मैनेजमेंट वाले मैनेजमेंट के डोमेन में करते हैं, लॉ वाले लॉ के डोमेन में करते हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वाले अपने डोमेन में करते हैं। तो जो हमारी जो एजुकेशन है, जो हमारी फाउंडेशन है, वो तो हमारी 12वीं के बाद खत्म हो गई। अब हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो जो हम इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं उसमें अगर हम कोर को सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, और इस बारे में पूरे देश को चिंतित भी होना चाहिए, विशेष करके युवा पीढ़ी को, कि आपकी जो बेसिक कॉम्पिटेंस है वो इंटैक्ट रहे, उसके साथ में आप एडिशनल कॉम्पिटेंसीज अर्न करें। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डोमेन को मजबूती से पकड़ते हुए अपने अंदर जो आज की जो भी इंडस्ट्रियल सिनेरियो है, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको कैपिटलाइज करने के लिए आपको अगर साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि हमें मशीन लर्निंग में काम करना चाहिए तो उसके लिए भी आप अपने को तैयार कर सकते हैं। यदि आपको डेटा साइंस में काम करना है तो उसके लिए भी काम कर सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने एक आधारभूत ढांचे में परिवर्तन किया नई शिक्षा नीति के माध्यम से, तो ये सारी संभावनाएं बड़ी सहजता से उपलब्ध हो गई। पहले इन सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए हमारे पास जो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है वो नहीं था। इस नई एजुकेशन पॉलिसी ने हमारी सारी हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालयों को ये एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने प्रोग्राम्स को मल्टीडिसिप्लिनरी बना सकें। अब इसमें सिर्फ वर्ड ऑफ कॉशन इतना है कि आपकी जो कोर कॉम्पिटेंस है, जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप लोग एडमिशन लेते हैं, अगर एक लॉ का बच्चा है तो उसके लॉ में तो उसको अपनी महारत हासिल करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ में अगर उसको ऐसा लगता है कि वो साइबर लॉ के क्षेत्र में काम कर सकता है तो उसको साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो विषय हैं उनको पढ़ करके अपने अंदर एडिशनल कैपेबिलिटी जनरेट कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो आज की तात्कालिक आवश्यकता है। हो सकता है कि आज से 10 साल बाद साइबर सिक्योरिटी की जगह कोई और नई विधा उत्पन्न हो जाए, तो आपके अंदर इस प्रकार की एक क्षमता होनी चाहिए कि जो भी बदलता हुआ परिवेश है उसके आलोक में आप अपने अंदर क्षमताओं का विकास कर सकें, और यही उच्च शिक्षा तंत्र की जिम्मेदारी है। विश्वविद्यालय के रूप में इस विश्वविद्यालय की ये जिम्मेदारी है कि आपके अंदर एक कॉम्पिटेंसी लर्निंग की पैदा करें, कि आप जो भी सिचुएशन आपके सामने आए उसको आप एनकाउंटर कर सकते हैं, उसका आप सोल्यूशन दे सकें। कोई भी प्रॉब्लम्स स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, प्रॉब्लम्स कभी भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपने देखा कि यहाँ जोशीमठ में दरारें पड़ी, पूरी सिविलाइजेशन एक तरीके से लगा कि खत्म हो जाएगी। तो ये एक समस्या ऐसी है जिसको कि आप थ्योरेटिकली नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। आप देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट आपको नाना प्रकार से दिखते हैं, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट नाना प्रकार से दिखते हैं।
जब आपको वो दिखते हैं तब आप उसको थ्योरेटिकली मॉडल करते हैं, मॉडल करने के बाद मॉडल को आप एग्जीक्यूट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसको हम फोरकास्ट करके कहां तक ले जा पाते हैं, कहां पे इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होने जा रहे हैं। तो आपके अंदर एक मॉडलिंग की कैपेबिलिटी देना एजुकेशन सिस्टम का काम है। अब वो मॉडलिंग आप किसी सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं, वो मॉडलिंग आप वेदर को फोरकास्टिंग में लगाएं, वो मॉडलिंग आप किसी फार्मास्यूटिकल रिसर्च में लगाएं, तो वो मॉडलिंग के तो बहुत सारे उसकी डायमेंशंस हो सकती हैं। तो जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है आज जो जिस संक्रमण काल से गुजर रहा है, जो चुनौती है वो ये है कि बच्चों के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, जिससे उसकी डिपेंडेंसी सिर्फ एक कॉम्पिटेंस पे ना रहे, वो एक से ज्यादा विधाओं में अपने को दक्ष बना करके अपनी दक्षता के सहारे अपने जीवन का जो भी उसके लक्ष्य हो उनको पा सके। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छे से आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मल्टी डिसिप्लिनरी जो सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से आपने बच्चों को समझाया। धन्यवाद सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो माइनर सब्जेक्ट का कंसेप्ट विश्वविद्यालय ने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये माइनर सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और ये यूनिवर्सिटीज को कैसे गवर्न करेगी, कैसे इसका सर्टिफिकेट या मार्कशीट ये कैसे होगा या कैसे पेपर होगा, सर इसके बारे में प्रकाश डालने के लिए निवेदन करते हैं। देखिए, जब यूनिवर्सिटी ने 2022-23 में नया ऑर्डिनेंस लागू किया, उस ऑर्डिनेंस के अंदर मेजर और माइनर की व्यवस्था की गई। मेजर का मतलब वो है जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है उसका जो मेजर स्पेशलाइजेशन है या उसका जो पर्पस है प्रोग्राम का। अगर आप एमबीए में एडमिशन लेते हैं तो आपको एमबीए डिग्री लेना आपका पर्पस है। अब इसके साथ में एडिशनल कॉम्पिटेंस आपको अगर अर्न करनी है तो आपको एडिशनल एफर्ट भी करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोग्राम में, अपने ऑर्डिनेंस में ये प्रोविजन किया कि जो बच्चे माइनर्स मेजर के साथ में कुछ माइनर करना चाहते हैं तो वो इतने नंबर ऑफ क्रेडिट्स एडिशनली अर्न करें। क्रेडिट अर्न करने का मतलब है कि अगर एक विषय 4 क्रेडिट का है और आपको ये कहा गया कि आपको एक माइनर डिग्री सर्टिफिकेट लेने के लिए 4-5 विषय पढ़ने पड़ेंगे तो टोटल 20 क्रेडिट मिनिमम हो गए। आप चाहें तो 6 भी पढ़ सकते हैं, 7 भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी क्षमता के ऊपर है। स्लो लर्नर और एडवांस लर्नर का कॉन्सेप्ट दिया गया कि एक जो प्रेस्क्राइब ड्यूरेशन है उसमें बच्चा अधिकतम समयावधि कितनी है उसमें वो कोर्स को पूरा कर सकता है, और एक फास्ट लर्नर के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो चाहे तो अपने कोर्स को प्रेस्क्राइब ड्यूरेशन में, अगर 4 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का है, उस ड्यूरेशन में पूरा करते हुए एडिशनल कॉम्पिटेंस के लिए एडिशनल सब्जेक्ट्स को पढ़ ले और उसमें माइनर का सर्टिफिकेट ले ले। तो जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको डिग्री सर्टिफिकेट की बात है वो मेजर का डिग्री सर्टिफिकेट होगा, उसमें माइनर का भी उल्लेख होगा। अगर आपकी सिविल इंजीनियरिंग में मेजर है, आपने अगर साइबर सिक्योरिटी में माइनर किया है तो यूनिवर्सिटी आपको बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग विद माइनर इन साइबर सिक्योरिटी देने की कार्यवाही कालांतर में करेगी। अभी तो ये बैच हमारा सिर्फ फर्स्ट ईयर में है, एडमिशन हुआ है, सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। अब इन बच्चों को फर्स्ट ईयर के बाद ये अपॉर्चुनिटी है कि वो चाहें तो प्रेस्क्राइब्ड अगर 22 क्रेडिट मिनिमम है तो आपको अगर अपर लिमिट हमारी 28 क्रेडिट की है तो आप 28 क्रेडिट तक के कोर्स ले सकते हैं, तो आप जल्दी अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। बीच में आपके पास एक और संभावना है, अगर आपने 4 साल की जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है 3.5 साल में पूरी कर ली तो आप चौथे साल 6 महीने का जो आपको समय मिलता है उसमें आप कहीं इंटर्नशिप पे भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मेजर और माइनर की फिलॉसफी है उसके साथ में एडवांस लर्नर और स्लो लर्नर की फिलॉसफी को इंटीग्रेट करके अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी सहजता से समझ में आएगा, क्योंकि माइनर एडिशनल वर्क करना है, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, कुछ विषय अतिरिक्त पास करने पड़ेंगे, तभी आपको उसका माइनर सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन ये किसके लिए लाभदायी होगी? जो लोग अपने प्रेस्क्राइब्ड क्रेडिट्स को करने के साथ साथ ज्यादा पढ़ने की क्षमता रखते हैं, उन्हीं बच्चों को ये लाभ मिल पाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सर्टिफिकेट देने की बात है, जो स्टैट्यूटरी आपका जो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है उसमें आपको डिग्री में दोनों चीजों का उल्लेख होगा। धन्यवाद सर। सर इसी सत्र से एक हमारे विश्वविद्यालय ने एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है। सर ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स इन बच्चों के भविष्य के लिए कैसे कारगर साबित हो सकते हैं?
देखिए, हमारा पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को अगर आप देखेंगे तो जो हमारे कॉन्टेक्ट आवर्स हैं, वो कॉन्टेक्ट आवर्स इतने नहीं है कि पूरे वीक के लिए बच्चा एकेडमिकली फुली लोड हो सके। और ऐसे में बच्चों के पास काफी लेजर टाइम रहता है, खाली समय रहता है। और साथ साथ में हम, जैसा मैं शुरू से कह रहा हूं कि आपको एडिशनल कॉम्पिटेंस अर्न करके आपको दूसरे से अपने को सुपीरियर साबित करना है। ये कंपटीशन की भावना हमेशा रहती है, ये आपके अंदर भी होगी कि आप अपने साथी से बेहतर हो सके। तो जब आप अपने साथी से बेहतर होना चाहते हैं तो आप कुछ ज्यादा करेंगे। अब ज्यादा करने के लिए समय तो आपके पास है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करेंगे? तो इसीलिए पहले के समय में, आज भी वो व्यवस्था है, बहुत सारी संस्थाएं उसको करती भी हैं, वैल्यू एडेड कोर्सेज चलाते हैं, जिससे कि आपके अंदर एक वैल्यू एडिशन हो सके, एडिशनल आपको कुछ सिखाया जा सके। तो ये जो वैल्यू एडेड कोर्सेज होते थे, एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर में जब हम कॉलेजेस से इस प्रकार के पाठ्यक्रम चलाने के लिए कहते हैं, तो ABCDEFGH डिफरेंट कॉलेजेस हैं, सबके अपने अपने ऑपरेटिंग डायनामिक्स है, सबके अपने अपने कंस्ट्रेंट्स हैं। किसी के पास उस विषय को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, किसी के पास उस विषय के अध्यापन के लिए सुविधा नहीं है, किसी के पास कोई दूसरी समस्या है। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि इसको ऑल इंक्लूसिव सिस्टम मानते हैं, इसको ऑल इंक्लूसिव मानते हुए ए के पास कोई सुविधा है, बी के पास कुछ प्लस है, सी के पास कुछ प्लस है, तो ABCDEFGH सबकी अगर हम जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको अगर हम सम्मिलित करके इनमें से किसी को कहें कि आप एक मीडिया लॉ पे ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम 40 घंटे का शुरू करें, तो जो 40 घंटे का विश्वविद्यालय की तरफ से मीडिया लॉ का प्रोग्राम आपकी संस्था A, B या C किसी के द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो सर्टिफिकेट तो यूनिवर्सिटी का होगा, संस्था जो चलाती है वो ABCDEFGH कुछ भी हो सकती है, और उसको अध्ययन अध्यापन का कार्य भी वही संस्था कराएगी। परीक्षा की कार्यवाही विश्वविद्यालय के नियंत्रण में उसी संस्था द्वारा की जाएगी, लेकिन आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आपको मीडिया लॉ के 40 घंटे का एडिशनल कॉम्पिटेंस होने का प्रमाण होगा। तो जब आप मार्केट में अपने एम्प्लॉयमेंट के प्रॉस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे तो आपके अंदर ये एडिशनल क्षमता है। इसी प्रकार से आप देखें, हम लोगों ने बहुत सारे वैल्यू एडेड कोर्सेज जिनको कि हमने करिकुलम का इंटीग्रल पार्ट बना सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें अब कुछ सब्जेक्ट्स काटने पड़ते, तो वो सब्जेक्ट्स काटे नहीं जा सकते, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो उच्च शिक्षा का उद्देश्य है उसमें किसी भी प्रकार की सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए। जो हमारा पर्पस है पर्टिकुलर प्रोग्राम का, वो तो पूरा होना ही चाहिए। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने ये वैल्यू एडेड कोर्सेज ऑनलाइन सर्टिफिकेशन के माध्यम से प्रारंभ करने का निर्णय लिया। अभी संस्थाओं को हम धीरे धीरे प्रेरित कर रहे हैं। अभी मेरी जानकारी में 2 ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, एक मीडिया लॉ पे अनाउंस हो चुका है और यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ई-व्हीकल्स का एडिशनल सर्टिफिकेट कोर्स अनाउंस हो चुका है। हम सभी संस्थाओं से उनको प्रेरित करते हैं कि आपके अंदर जो कॉम्पिटेंस है, आप अपने रिसोर्सेज को पूल करके बच्चों को, जब ऑनलाइन एजुकेशन का जो आज हमने मान्यता दे दी है, जब हमने स्वीकार कर लिया कि ऑनलाइन भी पढ़ाया जा सकता है, ये तो एडिशनल वैल्यू, एडिशनल कॉम्पिटेंस है आपके अंदर जनरेट कर रहे हैं। इसमें हम कोई सेक्रीफाइस तो कर नहीं रहे। तो जो आपकी ऑनलाइन की स्वीकार्यता है उसको कैपिटलाइज करने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसोर्सेज को पूल करते हुए ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की व्यवस्था एक प्रकार से वैल्यू एडिशन की प्रक्रिया का हिस्सा है। और मेरा मानना है कि यदि हमारी संस्थाएं सहयोग करेंगी तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है उससे ज्यादा लाभ बच्चों को मिल पाएगा। थैंक यू सर। बहुत जल्द हम लोग भी एक ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और सर, आपने जो आशा और उम्मीद जगाई है इन इंस्टीट्यूशंस के बीच में, हम लोग शीघ्र ही एक ऐसा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेंगे। सर, रिसर्च और इनोवेशन ये एक ऐसा विषय है जो विद्यार्थी या स्टूडेंट के पर्सनल बेनिफिट ही नहीं, सोसाइटी के लिए भी जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों का ये एक दायित्व बन जाता है कि इन चीजों को प्रमोट करने के लिए कुछ विशेष किया जाए। तो क्या सर हमारा विश्वविद्यालय रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए कोई फेलोशिप या कोई तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है? देखिए, मैं आपको रिसर्च और इनोवेशन के बारे में बताऊं कि रिसर्च का जो एक डोमेन है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च का बहुत अच्छा कल्चर नहीं है।
हमारी संस्थाओं का भी मूल उद्देश्य अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम चलाने का मात्र रह गया है। इसी को प्रेरित, इसी धारणा को बदलने के लिए, एक वातावरण बनाने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से आगामी सत्र में हम लोग रिसर्च कम टीचिंग फेलोशिप स्कीम लॉन्च कर दी हमने, वो जल्दी अनाउंस हो जाएगी। उसमें हम 20,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति देंगे शोधार्थी को, और वो शोधार्थी शोध के साथ साथ 10 से 12 घंटे का शिक्षण कार्य भी करेगा। इस प्रकार से जो शोधार्थी हमारे रिसर्च कम टीचिंग फेलोशिप स्कीम में होंगे उनको 3 साल तक 20,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति, 30,000 रुपये प्रति वर्ष की कंटिजेंसी 3 साल तक, और ये फेलोशिप की अवधि 4 साल हो सकती है यदि उसकी संतोषजनक परफॉर्मेंस रहती है। तो इस प्रकार से मेरा मानना है हम लोग फर्स्ट फेज में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह 25 फेलोशिप अनाउंस करने जा रहे हैं 23-24 सत्र में। आने वाले समय में चूंकि धीरे धीरे हमें ये शोध का वातावरण एक दिन में नहीं बन सकता, और इसमें कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो यूनिवर्सिटी की साख है वो बड़ी प्रभावित होती है। तो यूनिवर्सिटी की साख पे पट्टा ना लगे और यूनिवर्सिटी की साख बनी रहे, हम लोग इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 25 फेलोशिप आने वाले शैक्षणिक सत्र से देने जा रहे हैं। इसी प्रकार आपने जो इनोवेशन की बात की, इनोवेशन और इंक्यूबेशन, इन दोनों को लेकर के यूनिवर्सिटी की तरफ से सतत रूप से प्रयास किया जा रहा है। मेरे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि हमें कोई ऐसी उपलब्धि हो गई। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे कार्रवाई भी की। अभी हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की तरफ से एक यूटीयू इंक्यूबेशन हब भी स्थापित किया। अभी उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि यूटीयू इंक्यूबेशन हब के अंतर्गत जितनी संबद्ध संस्थाएं हैं उनके इंक्यूबेशन सेंटर्स उनके इंटीग्रल मॉडल में इंटीग्रल कंपोनेंट बन जाए। एक प्रकार से यूटीयू का इंक्यूबेशन हब केंद्र में, और उससे जुड़े हुए सारे इंक्यूबेशन हब्स होंगे जो कि डिफरेंट संस्थाओं में काम करेंगे। क्योंकि अभी जो परिवर्तन है उसको लाने में बहुत समय लगता है और धीरे धीरे इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में शोध के क्षेत्र में एक परिवर्तन जरूर आएगा। इसमें परिवर्तन मानसिकता का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि शोधार्थी का उद्देश्य सिर्फ डिग्री लेने का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आने वाले समय के लिए अपने शोध के माध्यम से समाज को वो कुछ ऐसा दे के जाए जिससे कि समाज को उसका सीधा लाभ मिल सके। इनोवेशन के क्षेत्र में हम लोग इंस्टीट्यूशंस को हैंडहोल्ड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमने एक और स्कीम लॉन्च की जिसके अंतर्गत हम लोग 5,000 रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट किसी भी बच्चे को जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहता है, फाइनल ईयर का है, किसी भी कोर्स का हो, तो इंस्टीट्यूशन से अगर वो अपना रिकमेंडेशन के साथ में यूनिवर्सिटी को भेजेगा, यूनिवर्सिटी उसको असेस करके 5,000 रुपीज की फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो कि नीड क्या जरूरत होगी तो उसको बढ़ाया भी जाएगा। लेकिन एज ए टोकन अमाउंट हम उसको 5,000 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब यूनिवर्सिटी उसको 5,000 देगी तो जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है वो इंस्टीट्यूशन भी उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से इनोवेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वो 23-24 सत्र से वो भी प्रभावी हो जाएगा। बहुत अच्छा स्टेप है और विश्वविद्यालय प्रशासन की हमें सराहना करनी होगी कि इतने अच्छे डिसीजन लिए जा रहे हैं। सर, मैं नेक्स्ट बात करना चाहूंगा स्टार्टअप के ऊपर। सर, आपने विश्वविद्यालय प्रांगण में स्टार्टअप के ऊपर एक बहुत ही अच्छी संगोष्ठी आपने आयोजित की। ऐसा पहली बार हुआ है विश्वविद्यालय के इतिहास में, और वो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी भी रही है। जो बच्चे गए हैं वहां पर, उन लोगों ने जिन्होंने सुना है और काफी अप्रिशिएट किया है। तो सर, ये स्टार्टअप के लिए क्या कोई विशेष योजना है विश्वविद्यालय के पास ताकि ये बच्चे इस स्टार्टअप की तरफ अग्रसरित हो सकें, या ये स्टार्टअप इन बच्चों के भविष्य को कैसे संवार सकता है? देखिए, बहुत पुराना स्टेटमेंट है कि आप एम्प्लॉयमेंट सीकर की जगह एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर बने। बहुत पॉपुलर फ्रेज है ये, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। ये सबके लिए सहज नहीं है। पहली दिक्कत तो समाज के जो उसका नजरिया है उसको लेकर के है। वो हर परिवार अपने बच्चे को सिक्योर्ड और सेफ एम्प्लॉयमेंट में डालना चाहता है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन जो बच्चे रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से आप देख रहे होंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो है उसमें बड़ा परिवर्तन आया है। तो ये जो परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं बच्चों को प्रेरित करता है कि आप अपना स्वरोजगार के लिए भी आप अपनी क्षमताओं को उपयोग में लाएं।
तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आप स्टार्टअप्स की बात करते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स, मेजॉरिटी ऑफ देम गेट फेल्ड, बट देयर आर सम ऑफ द स्टार्टअप्स व्हिच बिकम यूनिकॉर्न। ये आप सबको मालूम है। तो ये जो यूनिकॉर्न बनने वाले स्टार्टअप है वो कोई भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि कोई सब फेल हो रहे हैं तो आप भी फेल हो। तो प्रयास तो बच्चों को करना चाहिए। यदि आपके परिवार में इस बात की स्वीकार्यता हो, आपका जो परिवेश है वो आपको रिस्क लेने के लिए परमिट करता हो, आप स्टार्टअप की तरफ जरूर बढ़ें। लेकिन ये निर्णय आपका व्यक्तिगत होना चाहिए और इसमें परिवार और परिवेश की सहमति होनी चाहिए, नहीं तो आप अकेले पड़ जाएंगे। इसी क्रम में जो यूनिवर्सिटी की तरफ से सपोर्ट की बात है, यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर हर प्रकार के स्टार्टअप जो यूनिवर्सिटी के पास अप्रोच करेंगे बच्चे, आप आज की डेट में स्टूडेंट्स हैं, कल आप स्टूडेंट नहीं रहेंगे, तब भी अगर आप यूनिवर्सिटी अप्रोच करेंगे, हम आपको जो भी फैसिलिटेशन कर सकते हैं वो करेंगे। हमारी स्टार्ट इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर की पूरी एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। यूटीयू इंक्यूबेशन हब, उसका एक पूरा रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन को पढ़िए, उसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी कि अगर यूनिवर्सिटी कैंपस से कुछ स्टार्टअप निकलते हैं तो यूनिवर्सिटी उसमें किस प्रकार से हम भी अपना स्टेक रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको ऐसे ही सुविधा देंगे, क्योंकि आप भी कैपिटलाइज करने जा रहे हैं तो हमारा यूनिवर्सिटी का भी उसमें एक स्टेक होगा। तो ये प्रावधान किया गया, तो रेगुलेशन अवेलेबल है। बच्चे जो भी स्टार्टअप में इनिशिएटिव लेना चाहें, जिनके अंदर क्रिएटिविटी हो, उनकी कंडीशंस परमिट करती हो, आप अपनी संस्था से संपर्क करें और संस्था के माध्यम से यदि संस्था उसमें किसी प्रकार का अवरोध भी बनती है तो आप सीधे विश्वविद्यालय को संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। धन्यवाद सर। सर, मेरा अगला क्वेश्चन एक निवेदन के रूप में कि छात्र और छात्राओं के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अनिवार्य है। एक हेल्दी कंपटीशन अगर होता है तो बच्चे ज्यादा सीखते हैं। तो क्या इस हेल्दी कंपटीशन के लिए जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, जो मेरिट होल्डर हैं, सर उनको प्रमोट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई ऐसी छात्रवृत्ति टाइप की कोई ऐसी कोई योजना अभी विचार में है? देखिए, छात्रवृत्ति तो ज्यादातर बच्चों को मिल जाती है। मेरे ख्याल से यहाँ बहुत सारों को छात्रवृत्ति मिलती होगी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बहुत सारी छात्रवृत्तियां हैं आपके पास। लेकिन जो प्रतिस्पर्धा की बात है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए सिर्फ छात्रवृत्ति कोई प्रतिस्पर्धा को नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि छात्रवृत्ति तो मिल रही है। जिनको मिल रही है क्या वो प्रतिस्पर्धा में है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने कॉलीग्स के बीच में रिकॉग्नाइज होते हैं तो रिकॉग्निशन आपको मोटिवेट करता है, रिकॉग्निशन आपको प्रोवोक करता है कि और अच्छा करना है। तो ये जो आपने दो बातें कही, इसमें आपने बच्चों और लड़कों और लड़कियों के बीच प्रतिस्पर्धा की बात कही और बच्चों को पूरा एक यूनिट मानते हुए आपस में प्रतिस्पर्धा की बात कही। तो प्रतिस्पर्धा तो हर व्यक्ति में होती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। प्रतिस्पर्धा तो आपके जीवन का अभिन्न अंग है। आप इसको नेगेटिव सेंस में ना लें। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो आपके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है। मोटिवेशन तो यही है ना कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मोटिवेशन तो यही है ना कि आपको अपने गोल्स को अचीव करना है और सबको अचीव करना है और सब जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिकॉग्निशन की बात है, आपको जो टॉपर्स होंगे, हमने वो एक इंडिकेशन देना शुरू कर दिया है। पिछले बार के जो रिजल्ट्स हमें मिले थे उनका हमने एनालिसिस किया। संस्थाओं के बीच में प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए रिजल्ट का एनालिसिस पब्लिक डोमेन में डाला। आने वाले परीक्षा फल जब निकलेगा इस शैक्षणिक सत्र 22-23 का, तो हम सारे टॉपर्स की लिस्ट डिस्प्ले करेंगे और उसमें आपको यदि लगता है, यदि संस्थाओं की तरफ से इस प्रकार का कोई सुझाव आएगा कि कोई स्कॉलरशिप हमें इंस्टीट्यूट कर देनी चाहिए, तो वो भी कर देंगे। लेकिन वो कोई ड्राइवर नहीं हो सकता। ड्राइवर आपका रिकॉग्निशन है। आप अगर टॉप करते हो, आपको हो सकता पहले से स्कॉलरशिप मिल रही हो, क्योंकि सरकार की नीति होगी, विश्वविद्यालय की भी नीति होगी, एक मिल रही है तो दूसरी नहीं देंगे, आपको एक ही स्कॉलरशिप देंगे। तो हो सकता है स्कॉलरशिप आपको पहले से मिल रही हो। लेकिन यदि छात्रवृत्ति प्रारंभ करने का भी कोई विचार संस्थाओं की तरफ से यूनिवर्सिटी के पास आएगा तो उस पर जरूर हम खुले मन से विचार करेंगे। आज की डेट में इस प्रकार की कोई विचार नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि आपको हम पब्लिक डोमेन में आपकी जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है उसको हम डिस्क्लोज करेंगे तो वो शायद एक बड़ा कंपटीशन पैदा करेगी एज कंपेयर टू एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव।
आपको 5,000, 2,000, 3,000 की स्कॉलरशिप दे देंगे, उससे तो कोई इंसेंटिवाइजेशन नहीं होता, वो नीड बेस्ड होता है। अगर आपको जरूरत है तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि पैसे से कोई मोटिवेट नहीं होता। आपकी जो पॉकेट में कितना पैसा है उससे कभी मोटिवेशन नहीं आता, उससे तो सिर्फ गलत चीजें ही आती हैं। तो आपके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको इन ऑर्डर ऑफ मेरिट रखते हुए पब्लिक डिस्क्लोजर करने की कार्रवाई, आपका पब्लिक रिकॉग्निशन करने की कार्रवाई। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लॉ के टॉपर्स का यहाँ पर रिजल्ट निकलने के बाद कोई उनका सम्मान समारोह करेगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मदद होगी वो भी देंगे, हम प्रतिभाग भी करेंगे, बच्चों को सम्मानित भी करेंगे। शायद ये बड़ा मोटिवेशन होगा आपके लिए। धन्यवाद सर। सर एक सुझाव और आया है सभी की तरफ से, छात्र छात्राएं सब चाहते हैं कि स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट जरूरी है। तो इस संबंध में ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे विश्वविद्यालय की तरफ से एकेडमिक कैलेंडर इश्यू होता है, ऐसे ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए और स्पेशली जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उसके लिए भी कोई ऐसा एक कैलेंडर यूनिवर्सिटी की तरफ से आए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करने का अवसर प्राप्त हो सके। देखिए, आपका जो सुझाव है इसमें बहुत सारे, इनमें से कोई बच्चा है जिसने इंटर यूनिवर्सिटी खेला है? अगर किसी बच्चे ने खेला हो तो हाथ उठाइए। इधर से कोई उठा रहे हैं? एनीबडी हु हैज प्लेड इंटर यूनिवर्सिटी? उधर कोई माइक है, जरा देना उनको, उधर माइक देना। 2 बच्चे हैं, माइक है कोई होगा ना? माइक लेके जाओ उसके पास। 2-3 बच्चे हैं। देखिए, आप लोगों को भी जानकारी नहीं होगी, इसीलिए मैंने हाथ खड़ा करवाया, क्योंकि बच्चों को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटर यूनिवर्सिटी में आपको सपोर्ट किया जाता है। वी टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंडिचर। कहाँ गए थे आप? गुड इवनिंग सर। सर BFIT में हमारा कंपटीशन हुआ था पावर लिफ्टिंग के रिगार्डिंग। इसमें वो कौन सा इवेंट था? पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग। और पीछे जो है उनका, आपने किसमें पार्टिसिपेट किया? आप भी पावर लिफ्टिंग में। इधर और भी कोई था? आपने किसमें किया? सर हमारा क्रिकेट का था। क्रिकेट में। और इधर जो और आपके बगल में है उन्होंने किसमें किया? वो एक और है। गुड आफ्टरनून सर। क्रिकेट में। क्रिकेट में। तो देखिए, मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने जुलाई में यहाँ इस यूनिवर्सिटी को टेक ओवर किया था एज ए वाइस चांसलर, मैंने पूरा एक कैलेंडर इनसे बनवाया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का, जिसमें कि स्पोर्ट्स, गेम्स और कल्चरल, ये सारे कॉलेज, जो हमारे जितने कॉलेज हैं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा, ये कराने के बाद यूनिवर्सिटी ने उनमें से टीम बनाई, और वो टीम्स ऑल इंडिया लेवल पे जो नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं इंटर यूनिवर्सिटी, उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। बहुत सारे बच्चों को ये बात पहली बार सुन रहे होंगे कि ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से सपोर्ट नहीं होता, यूनिवर्सिटी की टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी कई इवेंट्स में विनर भी रही है, कई में रनर रहती है, कहीं पे कुछ नहीं मिलता, लेकिन बच्चे जाते हैं। यूनिवर्सिटी के पास अपनी टीम्स हैं सभी इवेंट्स की। तो हम लोगों ने अपना एक इंटर कॉलेज कंपटीशन के लिए अपना कैलेंडर बनाया, आने वाले सत्र में उसको और प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। अभी हम लोगों ने, आपने देखा होगा 3-4 अप्रैल को यूनिवर्सिटी का एक एथलेटिक्स मीट भी हुआ, वो पहली बार हमने अपने कैंपस में किया, क्योंकि हमारे लिए एक बार बार किसी कॉलेज से रिक्वेस्ट करना, उसके पास कोई सुविधा कभी उपलब्ध है कभी नहीं है। यहाँ पर उत्तराखंड में क्या है कि एक कॉलेज के अंदर कई यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स चलते हैं, तो किसी की क्लास चलती, किसी का एग्जाम होता, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो हम लोग अपने कैंपस में कुछ सुविधाएं स्पोर्ट्स और गेम्स की तैयार कर रहे हैं। आने वाले सत्र में जो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स हैं, सिवाय उनके कि जिनकी सुविधा हम नहीं दे पाते, हम इंस्टीट्यूशंस में न भेज करके बच्चों को अपने कैंपस में बुलाएंगे। इस बार हम लोगों ने 3-4 अप्रैल को वो एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा। करीब 1000 बच्चों ने यूनिवर्सिटी में डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। टोटल फुटफॉल मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर था 3 और 4 तारीख का, और बहुत सारे प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट हुए। एक रनिंग ट्रॉफी भी बनाई गई, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रनिंग ट्रॉफी दी गई, जो कि आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि तुलाज इंस्टीट्यूट को मिली। दैट वाज बेस्ड ऑन द ओवरऑल स्कोर व्हिच दे अर्न्ड इन व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट इवेंट्स। तो ये तो हुआ ये इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात। तो ये तो आपको कमिटमेंट
दिखना चाहिए। अब संस्थाओं के ऊपर है कि संस्थाएं अपने स्तर पे क्या क्या कार्रवाई करती हैं, वो अपने यहाँ कंपटीशन कराती रहे जिससे कि उनकी टीम्स तैयार रहें, और जब भी यूनिवर्सिटी का इंटर कॉलेज होता है उसमें पार्टिसिपेट करा के विनर है। अब दूसरी बात कि यूनिवर्सिटी के एकेडमिक फ्रेमवर्क में भी हमने ये व्यवस्था कर दी। शायद इस बात को आप लोग गंभीरता से नहीं लेते होंगे, आपके पास जनरल प्रोफिशिएंसी के 50 नंबर हैं। 50 नंबर जनरल प्रोफिशिएंसी के हर सेमेस्टर में होते हैं। ये बच्चों को इस बात को ऐसा लगता होगा कि ये 50 नंबर हमारे डायरेक्टर साहब या डीन साहब या प्रिंसिपल साहब उसमें से 40, 45, 42, 48 दे देंगे। वो मार्क्स भी आपको अर्न करने हैं। आप अगर ऑर्डिनेंस को सीरियसली पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि 20% नंबर आपके डिसिप्लिन के हैं, 20% नंबर आपके पार्टिसिपेशन के हैं डिफरेंट इवेंट्स में। अभी तो हमारे पास इतना समय नहीं है, लेकिन हमने जो डिजिटल फ्रेमवर्क है वो तैयार कर लिया है। आने वाले सत्र में हम संस्थाओं से कहेंगे कि आप रेगुलर बेसिस पे बच्चों के पार्टिसिपेशन के डिटेल्स भी डालें, जिससे कि जो मार्क्स का असेसमेंट है, जो एस्टिमेशन है, वो 50 नंबर में अंक अपने आप जनरेट हो जाएंगे। उसमें कॉलेज के प्रिंसिपल डायरेक्टर के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। सिर्फ 20 अंक जो अनुशासन के हैं वो उसके हैं, क्योंकि संस्था के अंदर अनुशासन मेंटेन करना निदेशक और प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी है। तो ये जो जनरल प्रोफिशिएंसी के मार्क्स, अगर 4 साल का प्रोग्राम है तो आप देखिए 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 गुणा 50, 400 अंक हो जाते हैं। बहुत बड़ी नंबर है ये। तो इस नंबर को आप बिना किसी क्राइटेरिया के अगर अवार्ड कर देते हैं तो बहुत बड़ी बेईमानी है। यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्टिव, क्राइटेरिया बेस्ड जनरल प्रोफिशिएंसी इवैल्यूएशन का फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस में दिया गया। संस्थाओं को उसको क्रियान्वित करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, ताकि उनके अंदर भी एक मोटिवेशन हो कि वो ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके जनरल प्रोफिशिएंसी के ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित करें, क्योंकि ये अंक तो एक प्रकार से मुफ्त में मिल जाते हैं, इसके लिए कुछ करना नहीं होता। आप अगर किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट किए, आपके 5 नंबर हो गए, किसी और ने किए तो 5 नंबर और हो गए। तो इस प्रकार से आपको जनरल प्रोफिशिएंसी के लिए सेंसिटिव होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए, ताकि आपका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होगा, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के सहारे आपका जो एक मस्तिष्क है वो भी स्वस्थ होगा, और आपस में एक सामंजस्य भी बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति सौहार्द पैदा होगा, और जो कटुता अगर कुछ होगी तो वो गेम में खत्म हो जाती है। धन्यवाद सर, बहुत ही विस्तृत रूप से आपने इन बच्चों को जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला निवेदन स्टूडेंट्स के साथ साथ फैकल्टीज की तरफ से भी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपना रिसर्च में इन्वॉल्व रहते हैं, वो रिसर्च पेपर भी पब्लिश करना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं जो अपने रिसर्च पेपर बनाते हैं, उनको पब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो सर सभी की तरफ से एक निवेदन है कि क्या यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय स्तर पर कोई रिसर्च जर्नल इश्यू या पब्लिश करने का कोई ऐसा कोई प्लान कोई है जो जिसकी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए? पता नहीं, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसके हम लोग ऑलरेडी निर्णय ले चुके हैं और कार्रवाई कर चुके हैं। अभी हमने 27 मार्च को हमारी कार्यपरिषद की बैठक हुई, उसमें 4 जर्नल इंस्टीट्यूट करने का डिसीजन ले लिया है, और उसका नाम है ट्रांसनेशनल जर्नल ऑफ फार्मेसी, ट्रांसनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग, ट्रांसनेशनल जर्नल ऑफ लॉ एंड ट्रांसनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट। इस प्रकार से 4 जर्नल्स हम लोग प्रारंभ करेंगे। उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है, जो लेजिटिमेट प्रोसेस है, उसको जल्दी कंप्लीट करके उन जर्नल्स को लॉन्च कर देंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन वो यूनिवर्सिटी के जर्नल नहीं होंगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से पब्लिशिंग की अपॉर्चुनिटी होगी, उसमें पब्लिकेशन तो क्वालिटी बेस्ड ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा स्टेप विश्वविद्यालय से ये लिया गया है। अगला निवेदन मेरा सर ज्यादातर फैकल्टीज की तरफ से है कि हमारे स्पेशली लॉ के लिए, ऐसे बाकी तो फार्मेसी है, मैनेजमेंट है और इंजीनियरिंग है, उसमें पीएचडी प्रोग्राम पहले से ही इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं, पीएचडी चल रही है। लेकिन लॉ में अभी हमारे विश्वविद्यालय से पीएचडी करने का कोई प्रोविजन नहीं है। तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं जो भी पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं, पीएचडी परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, और एलएलएम के वो स्टूडेंट जो पास आउट होकर जा रहे हैं तो दूसरे विश्वविद्यालय की तरफ कर रहे हैं। अब चूंकि सरकारी यूनिवर्सिटीज में इतनी सीट्स नहीं होती हैं, तो जो निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं जहाँ बहुत ज्यादा फी है, मजबूरन उन्हें उस तरफ जाना पड़ रहा है। तो सर ये स्पेशली लॉ की तरफ से रिक्वेस्ट है कि पीएचडी प्रोग्राम विश्वविद्यालय से शुरू किया जाना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा विधिक कठिनाई है और मेरा उम्मीद है कि जल्दी वो समाप्त हो जाएगी।
आप देख रहे होंगे कि विगत में जितने लॉ के कॉलेज थे उसके बाद कोई कॉलेज भी नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारे एक्ट में लॉ को हमें एथराइज नहीं किया गया था, लेकिन अब उसके लिए अमेंडमेंट सरकार लाने की कार्रवाई कर रही है, ऐसी मेरी जानकारी है। तो जैसे ही वो आ जाएगा उसके बाद लॉ में भी हम पीएचडी प्रारंभ कर देंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल है, उसके बाद हम लोग जो सीधा संवाद है वो शुरू करेंगे। सर एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्या विश्वविद्यालय स्तर से फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, क्या उसको लेकर विश्वविद्यालय कोई कदम उठाने जा रहा है? देखिए, फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए अभी हम लोग प्राइमरली टीचिंग पेडागोजी पे बहुत जल्दी वर्कशॉप करेंगे, और आने वाले समय में यूनिवर्सिटी अपना एक एकेडमिक स्टाफ कॉलेज कंसीव कर रही है, जिसमें कि टीचर्स की रेगुलर बेसिस पे टीचिंग पेडागोजी की ट्रेनिंग और उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक एडवांसेस की ट्रेनिंग समय समय पर कराएंगे। लेकिन टीचिंग पेडागोजी की ट्रेनिंग बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में क्या होता है कि बच्चा पढ़ने के बाद सीधे टीचर बन जाता है, उसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती, सीधे हम उसको क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए ये हम लोग सभी महसूस करते हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और यूनिवर्सिटी की तरफ से इस पर विचार चल रहा है। जल्दी हम लोग इस पर भी कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो छोटे छोटे ड्यूरेशन की वर्कशॉप्स हैं वो तो यूनिवर्सिटी सतत रूप से कराती रहेगी और कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सभी स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छे से विस्तृत रूप से आपने अपना दिशा निर्देशन हमें दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी स्टूडेंट से उम्मीद करता हूं कि वो अच्छे क्वेश्चन जो आप सबके भले के लिए, और जो इश्यूज आप लोग फेस करते हैं कॉलेज में या विश्वविद्यालय से संबंधित, ऐसे क्वेश्चंस आप अपने नाम और अपने संस्थान के नाम के साथ आप सर से निवेदन कर सकते हैं। प्लीज इधर दीजिए, इस बच्चे को दीजिए। वॉलंटियर प्लीज। See, I will only request that there should not be any repetition. If you have got reply of some particular thing, please don't ask it again. That's the only restriction. Please. A very good evening, sir, and all the dignitaries present here. I am Uma Pandey, a student of Siddhartha Law College. My question is for you, sir. Sir, coming from a law background, there is a huge requirement of internships and placement in our law field. So, sir, we see that there is a lack, there is not enough opportunities of internships and placements. So, what I was putting forward as a law student, that there should be an establishment of a placement cell or an internship cell with the collective effort of both universities and university affiliated colleges. So, sir, what are your views on as to how to tackle this issue? See, we have बैठ जाइए। और कोई सवाल है आपका? यही है ना, बैठ जाए। सी, हमने विश्वविद्यालय की तरफ से, अब आपके डायरेक्टर्स ने आपको बताया है, ये ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर ने बताया या नहीं बताया ये मैं नहीं बता सकता। हमारा एक यूनिवर्सिटी का ट्रेनिंग प्लेसमेंट का मोबाइल ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, UTUTNP ऐप। आप उसको डाउनलोड करिए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए, उसके माध्यम से ये जो ऐप बनाने की प्रक्रिया है हमने पिछले अक्टूबर के महीने में पूरी कर दी थी, सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद में संस्थाओं से ये अनुरोध किया गया था कि आप अपने पहले डायरेक्टर्स पॉपुलेट हो जाएं, डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स को पॉपुलेट कर दें उस ऐप में, और फिर ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स अपने स्टूडेंट्स को पॉपुलेट करें। तो इस प्रकार से हमने पूरे जो भी हमारा उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बेस है उसको एक मोबाइल ऐप के थ्रू कनेक्ट करने का एक इनिशिएटिव लिया था। वो ऐप आज भी है, आप लोगों के पास, सबके पास एंड्रॉयड फोन होंगे, आप उसको लोकेट कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया आपके TPO के माध्यम से है, ताकि जो बोनाफाइडी है स्टूडेंट की वो इस्टेब्लिश रहे। ये प्रक्रिया यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑलरेडी प्रारंभ कर दी गई थी। अब सेंट्रलाइज प्लेसमेंट के लिए भी यूनिवर्सिटी ने अपना एक प्लेसमेंट रेगुलेशन लागू कर दिया है, और हम जल्दी अपना सेंट्रलाइज प्लेसमेंट, हमने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी थी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, हम लोग उसमें परिवर्तन करके कुछ नए लोगों को जिम्मेदारी देंगे, और सेंट्रलाइज जो प्लेसमेंट के पर्पज से देहरादून में,
उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में संस्थाओं के प्रस्ताव होंगे, वो भी कराएंगे, यूनिवर्सिटी के इनिशिएटिव पे जो होगा वो भी कराएंगे। अब रही बात आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करना, उसको आप तक उपलब्ध कराना, उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाने की कार्रवाई तो हमने मोबाइल ऐप पे कर दी। आपका टीपीओ यदि उसको कोई जानकारी मिलती है कि लॉ में एक इंटर्नशिप ये निकली हुई है जिसमें कि 5 लोग इसको लाभ ले सकते हैं, उसको पॉपुलेट कर दे। उसका लाभ लॉ के सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा। जरूरी नहीं कि वो सिद्धार्थ के लॉ के बच्चे ही उसको देखें, जितने होंगे सब देखेंगे, सब अप्लाई करेंगे। तो पूरी यूनिवर्सिटी को डिजिटली कनेक्ट करने का इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी के टीएनपी ऐप के माध्यम से किया जा चुका है। अब संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने डायरेक्टर्स टीपीओस को पॉपुलेट करें, उसमें उनको ऑथराइज्ड यूजर बनाएं और वो ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स अपने स्टूडेंट्स को बोनाफाइड देखते हुए उनको ऑथराइज्ड यूजर बनाएं। तो एक प्लेटफॉर्म पे जब सब आ जाएंगे तो कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगा और अपॉर्चुनिटी, किसी को कहीं का कुछ पता चलता है, किसी को कहीं का कुछ पता चलता है, सब लोग उसमें पोस्ट करेंगे तो जो बेनिफिशियरीज हैं वो काफी बड़े हो जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी एज ए होल उसके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। अब इंटर्नशिप इसी तरह से और प्लेसमेंट दोनों के शायद मैंने आपको उत्तर दे दिए। प्लेसमेंट में हम बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन पूरा दृढ़ निश्चय है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से पूल कैंपस कराने के लिए जो आधारभूत नियमावली थी वो हमने बना दी है। जल्दी ही उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करके उसको प्रारंभ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, इधर दे दो ना, पहले इसको दो। ऋषि, देयर वाज ए गर्ल फ्रॉम दिस साइड एंड ए बॉय फ्रॉम दिस साइड। गिव इट टू हिम देन, इफ शी इज शाइंग, गिव इट टू हिम। देयर इज ए बॉय फ्रॉम दिस साइड हु रेज्ड द हैंड। Good evening, sir. My question is from you. My name is Mudassir Hussain. Currently, I am pursuing B.Pharm and I am in my 4th year. Sir, my question from you is, being an extra is something where our random thoughts about career options haunt us lead into distraction. Sir, the question is, how do we channelize ourselves or our thoughts to make best out of us? Please repeat the last phrase. How do we channelize our thoughts to best out of us? See, I think you are talking of the stress which you people face. You have a perception that you are highly stressed. बहुत दबाव में रहते हो, यही है। Sir, it is something like दूसरा हो, give him another microphone. Sir, it is something like when we are not sure about what career option should be of. ठीक है, देखिए ऐसा मैं बच्चों से अमूमन जब भी बात करता हूँ तो ये बात कहता हूँ, आप अपने गोल्स तय करने में अपनी इच्छा शक्ति को प्राथमिकता दीजिए। आपको जो भी जीवन में करना है उसके वो तय आपको ही करना है, लेकिन साथ में अपने परिवार, अपने परिवेश और अपने समाज, इसका यदि आप सहारा ले लेंगे तो आपको जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आपके पास सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एक फैमिली होती है, तो आप जो भी करना चाहते हैं अपनी फैमिली में डिस्कस करिए और उनका यदि सकारात्मक सहयोग आपको मिलेगा तो आपकी जो एनर्जी है, जिस फोर्स के साथ आप अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाएगी। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी इच्छाओं के अनुरूप जो आपकी परिवेश है उसके साथ में अपनी इच्छा को साझा करें और गोल तय करें। लेकिन गोल तय करने मात्र से तो काम नहीं चलेगा, आपको उसके अनुरूप अपनी क्षमताओं का भी विकास करना पड़ेगा। यदि किसी एक बच्चे को जो कि नेचर से इंट्रोवर्ट है, यदि वो ये सिलेक्ट करता है कि मेरे को मार्केटिंग का जॉब करना है, तो शायद उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसका जो कंपोजिशन है, जो उसका बायोलॉजिकल डिजाइन है, वो इंट्रोवर्ट है। तो इंट्रोवर्ट को होना कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो बैठ करके बहुत थॉरो काम कर सकता है, वो बहुत लगन के साथ में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो उसको रिसर्च सेंट्रिक जॉब की तरफ जाना चाहिए।
जो एक्सट्रोवर्ट है, जिसको बोलने में बहुत मजा आता है, ट्रेवल करने में बहुत मजा आता है, तो उसको इस तरह के जॉब ढूंढने चाहिए जिसमें कि वो ट्रेवल करने की अपॉर्चुनिटी मिले। तो जहां जितने बच्चे बैठे हैं, करीब 1000 के आसपास की ऑडियंस यहाँ पर होगी, कि आप सबके अंदर एक यूनिक प्रोपोजिशन है, आपको उसको पहचानना चाहिए कि फॉर व्हाट यू आर हियर ऑन दिस अर्थ। आपका लक्ष्य क्या है, आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको नर्चर करिए, अपने उसको पॉलिश करिए, अपनी आकांक्षाओं को प्राथमिकता दीजिए, अपने परिवार को, अपने परिवेश को कॉन्फिडेंस में लीजिए और अपने मिशन की तरफ आगे बढ़िए। मुझे नहीं लगता कि डिसीजन मेकिंग कोई बहुत मुश्किल काम है। यदि आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करिए, लेकिन सिर्फ गोल सेटिंग से तो काम नहीं चलेगा, आपको एफर्ट भी डालना पड़ेगा। यदि आपको एक साइंटिस्ट बनना है तो साइंटिस्ट बनने के लिए जो रिक्विजिट एट्रीब्यूट्स हैं उनको अपने अंदर पैदा करिए, क्योंकि एक साइंटिस्ट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपके अंदर होनी चाहिए। तो आपको अपना एनालिसिस करना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और आपका जो परिवार है वो आपको ये बताएगा कि आपके पास थ्रेट्स क्या है। वो थ्रेट्स आपको परिवार बताएगा, क्योंकि आप थ्रेट्स नहीं महसूस कर सकते। एक 19 साल, 20 साल, 24 साल, 25 साल के बच्चे से आप कहें कि आपके जीवन में ये थ्रेट आने जा रही है, वो थ्रेट तो उसके डिक्शनरी में होता ही नहीं, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, इस उम्र में आपको थ्रेट तो मानना ही नहीं चाहिए। तो थ्रेट की जानकारी आपको आपके सीनियर्स बता सकते हैं, जिनको की लाइफ में ज्यादा अनुभव है आपसे। तो जिसके पास बायोलॉजिकल एज है जो आपसे ऊपर है, उससे आप थ्रेट समझिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को खुद एनालाइज करिए, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए प्रयास करिए, और उसके बाद गोल जो भी आपका हो वो निश्चित आपके पास होगा। आप प्रेशर 4 बजे उठेगा, वो पाने तो पहुंच ही नहीं सकता, तो आपको अपने को तैयार करना पड़ेगा उसके अनुरूप। आपको देखना है कि आपकी क्षमताएं क्या है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास सारे संसाधन हैं वही अपने गोल्स को अचीव कर सकता। आप संसाधन किसी भी गोल अचीव करने या ना करने के कारक तभी बनेंगे जब आप उनको सदुपयोग करेंगे। संसाधन होते हुए भी लोग कुछ नहीं कर पाते। आप देखते होंगे समाज में जरूरी नहीं है कि जिसके पास सब कुछ है वो जीवन में उत्कृष्टता को हासिल कर सके, ऐसा नहीं होता। उत्कृष्टता तो आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। यकीन मानिए, आप यदि अपनी गोल सेटिंग की प्रक्रिया में अपने परिवार को, अपने समाज को, उसकी जो भाव है, उसका जो धारणा है, उसका अगर सम्मान करके गोल सेट करेंगे तो आने वाले समय में आपका गोल मिलेगा और आपको जो एप्रिशिएशन मिलेगा वो आपको एक्सपोनेंशियली ग्रो करने में मदद करेगा। क्योंकि जो सोसाइटी है ये जब एप्रिशिएट करती है किसी चीज को, यू फील इलेटेड, आप सातवें आसमान पर पहुंच जाते। तो आपके अंदर ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। बच्चे अक्सर कहते हैं कि हम स्ट्रेस हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रहा। सी यू हैव नॉट टेक एजुकेशन फॉर द जॉब। ये उद्देश्य तो है ही नहीं आपका। आपने एडमिशन इसलिए लिया क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं, आपका एक पैशन है, आपका एक कमिटमेंट है, आप सर्विस करना चाहते हैं सोसाइटी की, आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं। If I am here, I am here for my satisfaction, because I see that if I can reach out to the students whom I am accountable, that will be the best proposition for me. If I can spend 1.5 hours with you and understand what are your limitations, what are your aspirations, maybe that helps me many times as compared to holding meetings in my offices where a lot of hypocrisies are there. People will be speaking the truth, but coming to this kind of forum open for all kind of criticism and getting in touch with you directly, that's going to help me a lot. So it's my commitment. This goal has been set by me. I started at 10 minutes past 3. I was supposed to reach here at 4 o'clock. I asked my driver, I have reached there at 4 o'clock. He brought me in your campus at 50 minutes past 3, 10 minutes prior to the schedule. So that's the commitment which I have. Similarly for the goals also which you set, at every age, every time you have a goal. It's not something that you are not having a goal right now. Right now also you have a goal. Tomorrow you will be having some classes, you may have to submit some assignments, you will be having some other commitments in the evening today. You may be meeting your friends, you will be going to some place, you will be doing something for your betterment. So goal setting is an integral part of your life. Do not feel stressed by
the goal setting process, you have to take the whole ecosystem along with you. And if you set the goal in that condition, that's going to be the best proposition and you will be very happy even if you don't accomplish the goal. गोल तक पहुंचना महत्वपूर्ण थोड़ी है, प्रयास करना था, आपने प्रयास किया, एक सकारात्मक भाव के साथ में आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को तय करिए। लक्ष्य की तय करने की प्रक्रिया में ये बात 3-4 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जनरली जो अपना बच्चे क्या करते हैं कि जो उनका सपोर्ट सिस्टम होता है उसको इग्नोर करके गोल सेट करते हैं, बाद में वही सपोर्ट सिस्टम उनका दुश्मन बन के खड़ा होता है। क्योंकि जब आप असफल होते हैं तो असफलता के समय भी आपके पास कुछ कंधे होने चाहिए जिसपे आप सहारा दे करके अपनी असफलता को भी प्लेजर में कन्वर्ट कर सकें। तो आज की डेट में आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी कॉम्पिटेंस को देखते हुए, अपनी लाइकिंग्स को देखते हुए, अपनी एस्पिरेशंस को देखते हुए अपने लक्ष्यों का निर्धारण करें। और बेहतर होगा कि लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया में आप अपने परिवार और समाज को यदि उसके भाव का भी सम्मान कर लेंगे तो आपको जो खुशी मिलेगी लक्ष्य प्राप्ति के बाद वो उसमें हिस्सेदारी उनकी भी होगी और आपको लक्ष्य प्राप्ति का जो रास्ता है बहुत सहज होगा। और लक्ष्य तो जीवन में सतत रूप से वो भी एक अभिन्न हिस्सा है। प्रतिस्पर्धा जिस प्रकार से अभिन्न हिस्सा है, लक्ष्य भी अभिन्न हिस्सा है। अभी भी हम लोगों का एक लक्ष्य है कि हम बात कर रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ गोल है, कोई टारगेट है। सो डोंट गेट वरीड, डिस्टर्ब बाय द गोल सेटिंग। यू कैन डू इट and no one else will do it for you. You have to do it for yourself. Keep it in mind that your partner will not do it for you. You have to set goal for yourself. आपका जो दोस्त है, आपके पिता हैं, आपके माता हैं, वो आपको सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, लेकिन लक्ष्य का निर्धारण तो आपको स्वयं करना है। आपको अपनी कमियों का आकलन भी करना है, आपको अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर भी करना है और जो चुनौतियां हैं उसको समाज से समझना है, सीखना है, ताकि आपका लक्ष्य की प्राप्ति का रास्ता किसी प्रकार से अवरुद्ध ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Good evening, sir. Sir, my name is Preeti Singh. I am a second year student of Siddhartha Law College. Sir, I got my first year mark sheet at the end of my second year, and sir, I have also heard from many of my seniors that they receive their mark sheet or degrees very late. Sir, it's my humble request to draw your kind attention towards this problem, and I want some expeditious process for this problem so that these students get some relief. Thank you, sir. See, this is one of the biggest challenge which university has been facing since last so many years. It's not this year. It has been there since last so many years, and this is a common from. अभी बहुत जल्दी मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर एलएलएम की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन समाप्त हो चुका है, एलएलएम का वो दिखा दी जाएगी, क्योंकि हमारे पास हमने टेक्नोलॉजी का यूज करके सारी आंसर बुक्स को डिजिटल फॉर्म में क्लाउड पे डाल रखा है। हमारी सारी आंसर बुक्स क्लाउड पे हैं आज की डेट में, तो वो इवैल्यूएशन भी ऑन स्क्रीन हो रहा है। इवैल्यूएशन टीचर्स अपने घर पे बैठ करके कर देते हैं, उनको किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। ऐसे में जो हमारा इवैल्यूएशन के बाद में जो डेटा कैप्चरिंग है वो ऑनलाइन हो जाएगी रियल टाइम कोड में। तो मेरा ये मानना है, और इस बात को आप भी अप्रिशिएट कर सकते हो, 21वीं सदी के बच्चे हो, कि जब आपके पास डेटा आपके सिस्टम में ऑटो पॉपुलेट हो गया तो रिजल्ट बनने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तुरंत मिल जाएगी। और मार्कशीट छपने की जहां तक बात है, यूनिवर्सिटी प्रिंट करेगी, लेकिन सेम टेम्पलेट आपके डिजी लॉकर में भी डाल देगी। इसीलिए हमने आपका एनरोलमेंट कराते समय डिजी लॉकर आईडी कैप्चर कराई है। जिन बच्चों ने नहीं की हैं वो भी कर दें, क्योंकि अंतिम परीक्षा फल आपका निकलेगा नहीं। आपका जो सेशन, क्योंकि एनुअल बेसिस पे रिजल्ट निकलता है, तो जो इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम है 22-23 सेशन का रिजल्ट आपका तभी निकलेगा जब आपका डिजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन होगा। तो डिजी लॉकर में आपकी मार्कशीट अपने आप चली जाएगी। तो वो प्रॉब्लम तो आप खुद भी प्रिंट कर सकते हैं। आपको यूनिवर्सिटी की स्टेशनरी पे चाहिए तो अपने कॉलेज से संपर्क करिए, और यदि आपको सीधे लेना है तो आप अपना कलर्ड पेपर लगाइए, 80 GSM का पेपर लगाइए, 200 GSM का पेपर लगाइए, जो लगाना हो लगा करके प्रिंट कर लीजिए, तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है। और जो ट्रांसपेरेंसी है, बेटर
देखिए, जो मैं इसके साथ में जो अटैच जो इसका इंक्लोजर है इस क्वेश्चन का, जो अपेंडिक्स कहना चाहिए, वो ये है कि यूनिवर्सिटी का मेरा व्यक्तिगत रूप से ये कमिटमेंट है। हो सकता है कि मेरी एजुकेटर्स की कम्युनिटी भी इस बात से सहमत ना हो कि बच्चों के बीच में और परीक्षा का जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसमें कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उत्तर पुस्तिका आपकी है, आपको उसके मूल्यांकन होने के बाद देखने का प्रथम अधिकार आपका है। यूनिवर्सिटी सिर्फ एक फैसिलिटेटर है। आपको हम उत्तर पुस्तिका दिखाएंगे, लेकिन इस प्रक्रिया को भी हमें देखना है कि समाज में नाना प्रकार के तत्व होते हैं। आप देखे होंगे कि यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर भी जारी किया हुआ है। जब आपको उत्तर पुस्तिका दिखाई जाएगी तो संस्था के निदेशकों से, जो उनके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि जब भी यूनिवर्सिटी शेड्यूल करती है आंसर बुक को दिखाना, वो सब्जेक्ट टीचर्स की प्रेजेंस में उसको दिखाएं। वो इसलिए कहा जा रहा है, उसके सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर बच्चे को इवैल्यूएशन को लेकर के कोई दिक्कत है, उसको लगता है कि मेरा ये इवैल्यूएशन ठीक नहीं हुआ, तो अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट करके एक ओपिनियन फॉर्म कर सकेगा कि मुझे रीवैल्यूएशन कराना है या नहीं कराना। अगर उसको रीवैल्यूएशन कराना है तो एक डेटरेंट के तौर पे हमने आपसे कुछ रीवैल्यूएशन चार्जेस लेने हैं, और वो रीवैल्यूएशन चार्जेस अगर हम नहीं लेंगे तो यकीन मानिए ये प्रोसेस कभी क्लोज ही नहीं होगा। तो 3,000 रुपए प्रति विषय के हिसाब से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपको उसी समय उत्तर पुस्तिका देखते समय रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, और रीवैल्यूएशन की एप्लीकेशन आने के बाद यूनिवर्सिटी आपके आंसर बुक को 2 अलग इवैल्यूएटर से इवैल्यूएट कराएगी। उसके बाद में दोनों के जो भी औसत अंक मिलेंगे वो आपके पुराने अंकों को रिप्लेस कर देंगे, चाहे आपके नए अंक बढ़ रहे हो या घट रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Good evening, sir, and all the professors present here. First of all, thank you very much, sir. It was a very much step able to. अच्छा, ऊपर Hello. बोलिए। It was a very much needed step for us to be able to see our feeds, so you don't have any questions in our mind. My question to you is that, is there any already ongoing or will there be any exchange foreign program in the university? See, we are very open for exchange programs, but the institute, because the exchange programs incur some cost, there is a cost at the back. If the institution can talk to the students and they want certain exchange program to be facilitated, I am using the word facilitated, the university will not be hesitating in facilitating it, provided the institution and the candidates bear the expenditure of that exchange program. University has to only reorganize its academic activities, which your ordinance already permits. The ordinance has the provision for reorganizing the credits. So those who want to go for the foreign exchange program, they should get in touch with their respective institution. University doesn't have any problem in sending the students from any institution to any university outside, because you only need certain time. Expenses will be borne by you. Time will be coming out from the reorganization of the credits which you are supposed to complete. Okay, next question. Good morning, good evening, sir. Myself, Aras Singh of B.Farm third year from Siddhartha Group of Institutions. Sir, my question from you is that with the advancement of technology in every field, so how do you describe that? In teaching, we are still using the conventional method of teaching. So what is your opinion on advanced method of teaching, sir? And also my question is that how can I focus more on the topic which I am studying and not to divert my attention in all the different things that are presented to me, and how can I concentrate more on the topic which I am studying at the time? How can I improve my focus?
बहुत सारे सवाल इन्होंने पूछे एक साथ में। पहला सवाल तो ये था कि जो एडवांस टीचिंग पेडागोजी जो टेक्निक्स हैं उनको किस प्रकार से, देखिए ये मेरा व्यक्तिगत मत हो सकता है।